मुंबई के कल्याण में मस्जिद के बाहर हिंसक झड़प, नमाज को लेकर पुलिसकर्मियों के सामने दो गुट भिड़ गए, तनाव का माहौल। ठाणे की भिवंडी में दिल दहलाने वाली घटना, 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, अभियुक्त सलामत अली गिरफ्तार। ठाणे की मुंब्रा में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली, बरेली में भड़के हिंसा के बाद किया गया गिरफ्तार। मुंबई के मीरा रोड में नवरात्र पंडाल में अंडे फेंकने पर एफआईआर दर्ज, 10 लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस की टीम। जालंधर में जय श्री राम पर बवाल, अल्लाहू अकबर नहीं बोलने पर एक शख्स की पिटाई, हिंदू संगठन ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस के सामने ही दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। मुजफ्फरनगर में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत मुठभेड़ में ढेर, एक कांस्टेबल घायल, हथियार के साथ लूट के जेवर बरामद। मुजफ्फरनगर में नाबालिग किशोरी से गैंग रेप, मेले से लौटने के दौरान 5 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बरेली हिंसा में अब तक 80 गिरफ्तार, करीब 8,500 पुलिस जवानों के साए में हुए जुमे की नमाज और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मेहताबगढ़ साहिब गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर हिंसक झड़प, बच्चों सहित 8 लोग घायल। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ गवाह को धमकाने का आरोप लगाया, पेशी के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जयपुर के जमवा रामगढ़ में वनकर्मियों की पिटाई से आहत युवक ने जान दे दी, गुस्साए लोगों ने थाने पर पत्थरबाजी की। लखनऊ में महिला की हत्या मामले में लापता बेटे का सीसीटीवी सामने आया, वारदात के बाद आराम से खुद जाता दिखा निखिल। कटक में दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प, धक्का मुक्की के बाद कांच की बोतलें फेंकी गई, 6 लोग घायल। छत्तीसगढ़ की धमतरी में दर्दनाक हादसा, खड़ी ट्रेलर में तेज रफ्तार बुलेट ने टक्कर मार दी, सेना के जवान समेत 3 की मौत। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में बेलगाम 8 पर्यटक समुद्र में डूब गए, दरअसल 3 शव बरामद हुए, 1 महिला को बचाया गया, 4 लोगों की तलाश जारी। संभल में सरकारी जमीन पर निर्माण के ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका, मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई। जुबिन गर्ग की मौत की जांच न्यायिक आयोग करेगा, फेसबुक लाइव में सीएम हेमंता बोले, गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति करेंगे आयोग का नेतृत्व। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के 3 अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट परिसर तक सड़क पर परेड कराई। करूर भगदड़ की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन, आईपीएस असरा गर्ग के नेतृत्व में जांच करेगी एसआईटी की टीम। भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जुमे की इजाजत दी गई, कहा बातचीत से ही मुद्दों का समाधान संभव। महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण हादसा, चिंचोली एमआईडीसी में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, धुएं के गुबार से हड़कंप। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी खांसी की दवाइयां नहीं दी जाए। राजस्थान सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को निलंबित किया, केसन्स फार्मा की दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन रोका गया, सीएम ने विस्तृत जांच के आदेश दिए। कोल्ड्रेफ और नेक्स्ट्रोडीएस कप सिरप जांच के दायरे में आ गया है, छिंदवाड़ा में परासिया के एसडीएम को रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है, संदेह के आधार पर सिरप प्रतिबंधित। आज युवाओं को 62,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के विज्ञान भवन से योजनाओं की शुरुआत करेंगे, 400 नवोदय विद्यालय में प्रयोगशाला का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी ने कहा, सुबह 11 बजे अनेक योजनाओं का शुभारंभ होगा, प्रधानमंत्री सेतु का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिलेगा, मेरे युवा साथियों के लिए अवसरों के अनेक द्वार खुलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेगी मुलाकात। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 129 प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा, छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी हुई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। पिछले 30 दिनों में बिहार में डिजिटल विज्ञापनों पर करीब 4.81 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बीजेपी ने अकेले गूगल पर 2.98 करोड़ और मीटा प्लेटफॉर्म्स पर
1.6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बिहार में आज से 2 दिन तक बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, केशव मौर्य, सीआर पाटिल शामिल होंगे। पटना जयनगर के बीच भारत रैपिड रेल सेवा शुरू। इस ट्रेन से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मोकामा के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। जनसुराज पार्टी 9 अक्टूबर को बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। पार्टी ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को झटका। विधायक संजीव कुमार आरजेडी में शामिल हुए। खगड़िया की रैली में आरजेडी की ली सदस्यता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। बस्तर दशहरा उत्सव में शामिल होंगे अमित शाह। राहुल गांधी ने कोलंबियाई सीनेट के अध्यक्ष लिडियोस गार्सिया से मुलाकात की। बैठक के दौरान पेरू के साथ संसदीय मैत्री समूह के गठन की घोषणा की गई। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन। 62 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। ब्रेन हैमरेज के चलते 2023 से कोमा में थे किसान नेता। देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, संविधान के खिलाफ बात करते हैं राहुल, उनको कोई सीरियस नहीं लेता, वो सीरियल लायर हैं। आज बरेली जाएगा एसपी का डेलीगेशन। माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाएंगे एसपी नेता। मोहिबुल्ला नदवी, इकरा हसन डेलीगेशन में शामिल। चीफ जस्टिस बीआर गवई का बड़ा बयान। बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलती है भारतीय न्याय व्यवस्था। एयरफोर्स डे को लेकर भारतीय वायुसेना ने वीडियो जारी करके ताकत दिखाई है। भारत के वायु वीरों का दिखाया शौर्य। बीएमसी ने मुंबई के कुछ इलाकों में 7 से 9 अक्टूबर के बीच पानी कटौती की घोषणा की है। ठाणे के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली मीटर अपग्रेड किया जाएगा। मुंबई के अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 में आई तकनीकी खराबी, मेट्रो को खाली कराया गया। रेड लाइन सेवा भी प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सोशल वर्कर डीबी पाटिल के नाम पर होगा। नेपाल में हालात सामान्य होने पर डीटीसी का फैसला। दिल्ली काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। सफेद चादर में लिपट गई पहाड़ की चोटियां। खराब मौसम को लेकर 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी वैष्णो देवी की यात्रा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में झमाझम बारिश। गंगरेल डैम का जलस्तर बढ़ गया है। 9 गेट खोले गए। पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के किसान मजदूर कैलाश ने इतिहास रचा है। केबीसी में जीते 50 लाख रुपए। फिल्म गीता गोविंदम को विजय देवरकोंडा और रश्मिका ने सगाई। फरवरी 2026 में विवाह के परिणय सूत्रों में बंधेंगे। अहमदाबाद टेस्ट में दूसरे दिन ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का शतक। रविंद्र जडेजा 104 पर नाबाद। भारत को 286 रनों की बढ़त। ध्रुव जुरेल ने पहला टेस्ट शतक जड़ने पर अपनी बल्लेबाजी निखारने के लिए इंग्लैंड के जो रूट को श्रेय दिया है। कहा, पिता के लिए अर्धशतक और भारतीय सेना के लिए शतक। भारत के लिए टेस्ट सलामी बल्लेबाज के रूप में 10 से अधिक शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बने केएल राहुल। कहा, घरेलू धरती पर 9 साल बाद टेस्ट शतक का खत्म हुआ सूखा। आईसीसी महिला विश्व कप में इंग्लैंड की टीम की धाकड़ बल्लेबाजी। दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराए। 15वें ओवर में 70 रनों का लक्ष्य हासिल। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में नहीं बरतेंगे संयम, पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ का बड़ा बयान। कहा, हमने पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। एयरफील्ड, रनवे और हैंगर तबाह। पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद बिगड़े हालात। पाकिस्तान सेना की गोलीबारी में 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, सैकड़ों घायल। पीओके में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हजारों प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों के आगे शहबाज सरकार के हौसले पर। शहबाज के सलाहकारों और आवामी एक्शन कमेटी के सदस्यों के बीच दूसरे दौर की वारदात। पीओके के अलग अलग हिस्सों में लगातार मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं लोग और रावलकोट से मुजफ्फराबाद काफिले लगातार पहुंचे।
पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों को पकड़ा, उनकी वर्दियां उतारकर सड़क पर टांग दी। पीओके के कोटली से मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ते दिखे हजारों प्रोटेस्टर्स, ड्रोन वीडियो सामने आए। पीओके में पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्ट के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने कहा, तेरे मेरे नारों से इंकलाब आएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, पीओके में निर्दोष लोगों पर पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही है, मानव अधिकार उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया। पीओके वासियों को धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश, यदि पाकिस्तान नहीं संभल पा रहा तो भारत में घर वापसी कर ले, हम पीओके लेकर रहेंगे। नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान का व्यापार घाटा बढ़ा, सितंबर में घाटा बढ़कर 3.34 अरब डॉलर हो गया, पिछले साल की तुलना में 40% अधिक है घाटा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का बड़ा असर, सभी बंधकों को छोड़ने को राजी हुआ हमास, कहा समझौते के कुछ बिंदुओं पर चर्चा महत्वपूर्ण। हमास के जवाब पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट, लिखा हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है, बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए गाजा पर बमबारी रोके इजराइल। पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का स्वागत किया, कहा बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखे गए। कतर और मिस्र ने ट्रंप की योजना पर हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत किया, कहा बातचीत शुरू करने के लिए तैयार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का एक्सपोज, सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम अब लगभग तय, राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीमों को धन्यवाद। शांति प्रक्रिया के बीच आधी रात को गाजा सिटी पर इजराइल की ताबड़तोड़ अटैक, नुसीरात शिविर के पास गोलीबारी। गाजा शहर में इजराइल सेना का ड्रोन हमला, विस्थापित फिलिस्तीनियों के तंबुओं को निशाना बनाया गया, आगजनी। गाजा शहर के पश्चिम में आवासीय इमारत पर इजराइल की बमबारी हमले में बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए। गाजा शहर के अल-दराज इलाके में फिलिस्तीनी विस्थापित नागरिकों पर हमला, इजरायली विमानों ने स्मोक बम दागे। गाजा सिटी में शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमला, आवासीय ब्लॉक से घना धुआं उठता दिखा, मलबे में तब्दील हुई इमारतें। शांति वार्ता के बावजूद गाजा पर इजरायली हमले जारी, मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा वार्ता आगे बढ़ रही लेकिन बम गिरने बंद नहीं हुए। नेतन्याहू के कार्यालय का बयान, सभी बंधकों की रिहाई के लिए योजना का पहला चरण तुरंत लागू करने की तैयारी, ट्रंप के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने ट्रंप की गाजा शांति योजना को खारिज किया, विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में कहा ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा योजना हमारी नहीं है। इजरायल में अपने थार्ड मिसाइल डिफेंस बेस का विस्तार कर रहा अमेरिका, लॉन्च पैड की संख्या 6 से बढ़ाकर 11 करेगा। यूक्रेन के वॉर जोन में रूसी सेना का ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फोटो पत्रकार की मौत, यूक्रेनी फोटोग्राफर घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमारे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमला, गर्मी से पहले हमें नुकसान पहुंचाने के तरीके खोज रहे रूसी। जेलेंस्की ने कहा कि हमारी गैस फैसिलिटी पर रूस ने 35 मिसाइलें दागी हैं, केवल आधी मिसाइलों को ही रोका जा सका। रूसी ड्रोन हमलों पर जेलेंस्की ने कहा कि चर्निहिव और सूमी में हालात कठिन है, शाम को डोनेट्स्क में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। यूक्रेन के सूमी में बड़ा हमला, रूसी सेना ने ऊर्जा ढांचे को बनाया निशाना, शोस्ताका और आसपास के 38 बस्तियों में बिजली गुल हो गई है। रूस में ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करने में कीव की मदद करेगा अमेरिका, यूक्रेन को अतिरिक्त खुफिया जानकारी देने की मंजूरी दे सकते हैं ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के लिए होमलैंड सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक उपाय में कटौती का फैसला वापस लिया, कहा ऐसा करना मेरे लिए सम्मान की बात। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में ड्रोन खतरे का नहीं दिखा असर, एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ जारी रहा। वेनेजुएला के तट के पास ड्रग तस्करी नाव पर अमेरिकी हमला, कोइनेटिक स्ट्राइक में नाव के परखच्चे उड़े, नाव पर मौजूद 4 लोग मारे गए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा नाव में 25 से 50 हजार लोगों की जान लेने लायक ड्रग भरी हुई थी, नाव वेनेजुएला से अमेरिकी सीमा में घुस रही थी। अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि जो जहाज अमेरिकी जनता को जहर पहुंचाएंगे वे समुद्र में ही तबाह कर दिए जाएंगे। सीमा के पास अमेरिकी लड़ाकू विमानों के आने से भड़का वेनेजुएला, राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि हमारे इलाके से अपने विमान हटाए अमेरिका। उत्तरी वेनेजुएला में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 सैनिकों की मौत, हादसे की वजह साफ नहीं है। फ्रांस के नीस शहर के पास लेस मोलेंस इलाके में गोलीबारी हुई है, 2 लोगों की मौत, कई घायल हुए हैं। मोरक्को के माराकेच में प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत होने पर भड़के लोग, पुलिस स्टेशन में लगाई आग, सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पें। बुल्गारिया के बरगास प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़, 3 लोगों की मौत, भारी नुकसान का अनुमान। चीन में ड्रोन आतिशबाजी के कार्यक्रम में अफरा तफरी, हवा में ही ड्रोन में आई खराबी, लोगों के ऊपर ही
गिरने लगे अंगारे। फिलीपींस के कासीगुरन ओरेडा में तूफान मेटोमो ने मचाई तबाही। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। बड़ा अपडेट ये कि फिलीपींस के कासीगुरन और औरोरा में तूफान मेटोमो ने तबाही मचाई हुई है। तेज हवाओं के साथ जमकर और सभी बंधकों को छोड़ने के लिए हमास तैयार भी है। एक तरफ फिलीपींस की जानकारी, दूसरी ओर एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हमास और अमेरिका के बीच, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो जानकारी दी गई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल्टीमेटम दिया था, उसको लेकर हमास तैयार है, प्रस्ताव पर तैयार है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर बात होनी है। गाजा शांति प्लान पर ट्रंप की धमकी का असर भी देखने को मिल रहा है। जो अल्टीमेटम दिया था, सभी बंधकों को छोड़ने के लिए हमास तैयार है। तो शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार, समझौते के कुछ पॉइंट्स पर चर्चा जरूरी है। जरूर कहा गया है प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी कुछ बिंदुओं पर बात होनी है, यह हमास की तरफ से क्लियर किया गया है। और एक और बड़ी बात यह कि हमास की घोषणा पर ट्रंप का बयान भी आ गया। आज का दिन कई मायनों में अभूतपूर्व है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। हम गाजा युद्ध समाप्त करने के बहुत करीब हैं, ये ट्रंप ने कहा है। इजरायली बंधकों की घर वापसी का इंतजार कर रहा हूं। बढ़ते आगे, हमास की घोषणा पर इजराइल का जवाब सामने आया है। बंधकों की तुरंत रिहाई के लिए हम तैयार हैं, इजराइल की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। तो इजराइल ने अपना पक्ष रखा है और कहा है हमास की घोषणा को लेकर कि बंधकों की तुरंत रिहाई के लिए हम तैयार। और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की 20 शर्तों पर हमास ने आपत्ति भी जताई है। हमास ने ट्रंप के 13 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, अनएक्सेप्टेड, ये सूत्र बता रहे हैं। ट्रंप के 7 प्रस्तावों को हमास ने स्वीकार किया है, बाकी 13 जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनको अस्वीकार कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट है। अब हमास बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हुआ है और इस पर अब देखना होगा कि जो शर्तें हैं उनको लेकर 20 शर्तों पर हमास ने आपत्ति जताई है। 13 प्रस्तावों को अस्वीकार किया है, 7 प्रस्तावों को हमास ने स्वीकार कर लिया है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद बैकफुट पर है हमास। हमास बंधकों की रिहा करने के लिए अब वो तैयार है और उसकी तरफ से प्रस्ताव पर मंजूरी जताई गई है। जीवित मृत सभी बंधकों को रिहा करेगा हमास, ये बात कही गई है। हमास शांति वार्ता में शामिल होने के लिए भी तैयार। जी हां, गाजा प्रशासन फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने को तैयार है। समझौते के कुछ बिंदुओं पर चर्चा जरूरी है, ये हमास का कहना है। हमास ने 13 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। हमास 7 प्रस्तावों पर बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप ने रविवार शाम को 6 बजे तक का ये समय दिया था, अल्टीमेटम दिया था, और संभवतः तभी से ही हमास प्रेशर में आया और फिर सारी मांगे मानने के लिए तैयार है, जिसमें लेकिन अब भी कुछ बातों पर असहमति है। तो गाजा में शांति प्रयासों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत हर कोशिश का समर्थन करेगा। इस बीच हमास के सीज़फायर के लिए राजी होने पर फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है। फिलिस्तीन में लोगों ने जश्न मनाया है कि हमास मान गया है सीज़फायर के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिलिस्तीन में किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। हमास के स्वीकार करने पर बंधकों की रिहाई आसान हो पाएगी। तो अब आपको बताते हैं कि सीज़फायर के लिए हमास के राजी होने पर दुनिया के बड़े नेताओं का क्या कहना है। सबसे पहले बात करेंगे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। उनकी तरफ से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों का धन्यवाद। बंधकों की रिहाई के लिए इटली सहायता के लिए तैयार है। जी हाँ, और इमैनुअल मैक्रों की ओर से आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि बंधकों की रिहाई, गाजा में युद्ध विराम अब लगभग तय नजर आ रहा है। एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से, जो यूएन के महासचिव हैं, उनकी ओर से कहा गया मिडिल ईस्ट में स्थायी युद्ध विराम, बंधकों की तत्काल रिहाई हो। इसके अलावा न्यूजीलैंड के पीएम की बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन की तरफ से कहा गया है कि इस विनाशकारी संघर्ष का अंत होना ही चाहिए। अब गाजा में ट्रंप का शांति प्लान, ये प्लान क्या है अब आपको बताते हैं। कुछ अहम बिंदुओं पर इस वक्त नजर डालते हैं कि कैसे प्लान तैयार हुआ शांति का। गाजा में ट्रंप का शांति प्लान, जिसमें पहली बड़ी बात, गाजा आतंक मुक्त होगा।
दूसरी बड़ी बात, दोनों की सहमति पर जंग तुरंत खत्म होगी। तीसरी बात, हमास 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों की रिहाई करे। इजराइल में कैद गाजा के लोगों की भी रिहाई होगी। हथियार छोड़ने वाले हमास लड़ाकों को माफ किया जाएगा। ये बड़ी बात है। गाजा का नियंत्रण गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के पास रहेगा। गाजा में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। यूएस और अरब देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती करेंगे। इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जो ये आखिरी बिंदु है कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन बंधकों की रिहाई आसान हो पाएगी। इसे और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनीष, इस पूरे मामले पर जितना आसान ये दिख रहा है, क्या वाकई इतना आसान हो जाएगा? ट्रंप की एक तरह से वार्निंग तो सामने आई, उसके बाद हमास थोड़ा प्रेशर में आया कि अब बंधकों की रिहाई हो पाए। कितने ऐसे बंधक होंगे, एक आकलन, और साथ में क्या आसानी से सब कुछ हो जाएगा? क्या इजराइल सब टर्म्स पर मान लेगा, सारी शर्तें मान लेगा? देखिए, 7 अक्टूबर 2023 वो दिन जिस दिन इजराइल पर हमास ने भयानक आतंकी हमला किया था। आज की तरह ही शनिवार का दिन था और लगभग यही समय था जब पूरी दुनिया हिल गई थी उस हमले को देखकर। आज 729 दिन हो गए हैं और 72 घंटे के बाद 2 साल हो जाएंगे उस घटना के। लेकिन अब जबकि हमास की तरफ से कहा गया कि बाकी बंधक रिहा करेंगे, कुल मिलाकर जितने जीवित हैं और जितने मारे गए, कुल मिलाकर 48 बंधक हैं। हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत से बंधक जो मारे गए हैं उनकी बॉडीज़ कहाँ रखी गई है, हमें उनको इकट्ठा करना पड़ेगा देने के लिए। तो 72 घंटे वाला जो अल्टीमेटम है प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हमास की तरफ से ये संकेत दिया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रपोजल रखा है उस पर आगे बढ़ते हुए हम बंधकों की रिहाई करेंगे। माना जा रहा है कि 25 के करीब अभी भी बंधक जीवित हैं, बहुत बुरी हालत में, लेकिन वो जीवित हैं। मुझे लगता है कि हमास के लिए ये सबसे सही मौका है इस वक्त कि उनके पास जो भी बंधक है वो सबको तुरंत ही रिहा करे। वो इसलिए भी क्योंकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस तरीके से हमास की तरफ देख रहा है और हमास को जो अचीव करना था पिछले 2 साल के जंग में, उसने अचीव कर लिया। अभी इसके आगे हमास का जो भी पॉलिटिकल सिंपैथी मिली थी गाजा पर इजरायली बमबारी के बाद, वो सब खत्म हो जाएगा। तो माना जाए कि 7 अक्टूबर आने में 72 घंटे बचे हैं। उतने दिन में, उतने देर में अगर 48 के 48 बंधक रिहा हो जाते हैं, जिंदा और जो जीवित नहीं है वो सब, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक ये हो ना जाए तब तक इसका होना मुश्किल माना जाएगा, क्योंकि एक लगता है कि बस होने वाला है और फिर अचानक ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ईश्वर करे कि इस बार वो समस्याएं ना आए। देखिए क्या होता है। अगले 48 घंटे 72 घंटे काफी क्रूशियल है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि जो हमास के पीछे देश खड़े हुए हैं वो इसको कैसे लेंगे, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां शांति प्रक्रिया के बीच गाजा पर बमबारी जारी है। आधी रात को गाजा पर ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। गाजा के अल नुसैरात शिविर के पास गोलाबारी देखने को मिली है, भारी गोलाबारी हुई है। तो एक तरफ जहां बातचीत, दूसरी ओर एक के बाद एक हमले। गाजा के अल नुसैरात शिविर के पास भारी गोलाबारी दे रहा है। और एक और बड़ी खबर यह है कि गाजा में पिछले कई घंटों से भीषण बमबारी भी जारी है। अल नूर सेंटर के पास भारी बमबारी हुई है। हमले के बाद भागते दिखाई दिए लोग, यानी अभी भी माहौल अनसेटल है गाजा में और कई घंटों से भीषण बमबारी हो रही है। अल नूर सेंटर के पास भारी बमबारी हुई है, कई लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाजा के कई इलाकों में विध्वंसक हमले जारी हैं। देर रात रिहायशी इलाकों में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हमले देखने को मिले। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। आईडीएफ की तरफ से कई प्रहार किए गए हैं। विध्वंसक हमले जारी हैं। गाजा के कई इलाकों में चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। और ये 3 तस्वीरें और 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर। शांति प्रक्रिया के बीच गाजा पर बमबारी जारी है। गाजा में देर रात बमबारी हुई है। अल नूर सेंटर के पास भारी बमबारी, तो वहीं आईडीएफ की तरफ से रिहायशी इलाकों में भी प्रहार किए गए। और एक और बड़ी खबर यह भी है कि गाजा पर इजराइल का भीषण हमला हुआ है। गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। एक तरफ तो बंधकों की रिहाई की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ माहौल ग्राउंड जीरो पर और ज्यादा खराब है। ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। गाजा में जो अहम ठिकाने रहे हमास के, वहां पर इजराइल ने, आईडीएफ ने बमबारी की है। गाजा के अल बसरा इलाके में
भारी तबाही भी मची। तो सीज फायर पर नहीं बनेगी बात, गाजा में तबाही लगातार। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है, लेकिन उम्मीद लोग फिर भी जता रहे हैं। सीज फायर डील के बीच गाजा में हमले लगातार हो रहे हैं। गाजा के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की गई है। गाजा में कहां-कहां हमले हुए ये भी आपको बता दें। अल नुसैरात कैंप, अल नूर सेंटर को भी निशाना बनाया गया। निधि बिल्कुल, और इसके अलावा अल बसरा इलाका भी टारगेट पर क्या क्या रहे आपको दिखाते हैं। हमास के ठिकाने इस वक्त टारगेट पर हैं। इजराइल के रॉकेट लॉन्च पैड जो हैं हमास के, वो भी टारगेट पर हैं और राहत कैंप भी टारगेट पर हैं। पीओके में लोगों का बड़ा प्रदर्शन जारी है। पीओके में पूरी रात सड़कों पर नाराजगी दिखाई दी है, गुस्सा देखने को मिला प्रदर्शनकारियों की। पाकिस्तान से आजादी की मांग और इसको लेकर नारेबाजी लगातार जारी। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की सेना के साथ झड़प भी हुई है। और तस्वीरें आपको मुजफ्फराबाद की दिखाएंगे, जहां पर शवों के साथ लोगों का प्रदर्शन जारी है। भीषण प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं कई लोग। लोगों के बीच में एक आक्रोश है, गुस्सा है। मुनीर की सेना के तरफ विद्रोह की आंख भी है। मुजफ्फराबाद में देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग डटे हुए हैं और खास करके उन लोग जो लोग मारे गए हैं उनके शवों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। एक और खबर, मुजफ्फराबाद में पाक सेना और लोगों में भिड़ंत। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। पीओके में 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी। महंगाई और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एएसी का प्रदर्शन लगातार जारी है। मुजफ्फराबाद वो इलाका जहां पाक सेना और लोगों में भिड़ंत तक हुई। और आपको बता दें कि इस वक्त ताज़ा खबर यह भी है कि पीओके में आंदोलन को कुचलने की एक साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी सेना की कई टुकड़ियां इस वक्त मुजफ्फराबाद में पहुंचने की कोशिश कर रही है, रवाना हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूर एक्शन लिया जा सकता है। सेना की ओर से पहले ही गोलीबारी हो रही है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और अब एक बार फिर से साजिश हो रही है लोगों को हटाने के लिए, प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए। अभी पीछे भी और बसें भी आ रही हैं। तो लोगों को शांत करने की कोशिश भले ही की जा रही हो, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उसका असर देखने को नहीं मिल रहा और शहबाज सरकार की टेंशन बढ़ गई है। सड़क पर आवाम, पीओके में महासंग्राम मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाई हैं आम लोगों पर। फायरिंग में 20 की मौत, कई जख्मी। मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप हो गई है। ये तो बात हुई मुजफ्फराबाद की, लेकिन कोटली की बात करें तो सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के मार्च पर गोलीबारी की गई है। सेना इस तरह से बर्बर कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की मदद प्रदर्शन रोकने की आपको बता दें कोशिश हो रही है। अब बात रावला कोट की करेंगे, जहां पर भी ऐसे ही हालात। सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं भी यहां पर की गई हैं। यहां पर भी ऐसे ही हालात। और बाग की बात करें, जहां पर पुलिस प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई हैं, लोगों ने पुलिस जवानों को पकड़ा है। तो ये कई इलाके हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और लोगों के बीच में सेना के साथ ही संघर्ष हो रहा है। खासतौर पर बॉर्डर्स पर भी पाकिस्तान पीओके सीमा पर जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। कोहाला एंट्री पॉइंट को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी तक की जा रही है, आजादी की मांग की जा रही है। कोहाला एंट्री पॉइंट को प्रदर्शनकारियों ने बंद किया है। तो मुनीर के खिलाफ एक तरह से बगावत है और पीओके में क्रांति फूटी हुई है। पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है अब आपको ये बताने जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और सेना में झड़पें जारी हैं। मुजफ्फराबाद में जबरदस्त तनाव पसरा हुआ है। फायरिंग में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, निर्दोष लोगों की जान गई। 3 पुलिस कर्मियों की भी मौत की पुष्टि हुई है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं इस इलाके में 6 दिनों से बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इलाका, पीओके का इलाका, मुजफ्फराबाद का, कोटली का इलाका लगातार सुलग रहा है। पीओके में क्रांति की इस ज्वाला में मुनीर की सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। शहबाज की पुलिस लाचार है। पीओके में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना किसी तरह भागकर अपनी जान बचा रही। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो यही कहानी बयां कर रही है, क्योंकि तस्वीरों को देखिए, पाकिस्तानी सेना की वर्दी भी सरेआम बेची जा रही है। परमाणु बम और बड़े बड़े हथियारों का दम भरने वाली पाकिस्तानी सेना की हकीकत इन तस्वीरों से साफ दिख रही है। दशहरे के दिन प्रदर्शनकारियों ने जिन सैनिकों को बंधक बनाया था, अब महज 10 रुपए में उनकी वर्दी नीलाम की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने वर्दी और हेलमेट्स को सिल पर लगा दिया।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की मांग ने शहबाज और मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है। पीओके जल रहा है। पीओके से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखने के बाद यही सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर पीओके का अंजाम क्या होने वाला है। पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही है, लेकिन आजादी के लिए अड़े लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली, मीरपुर, रावलाकोट और बाग तक आग लगी हुई है। बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग तक सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान से आजादी लेने की ठान रखी है और पूरा पीओके सुलग रहा है। पीओके में सड़क पर उतरी जनता पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस गोलियां बरसा रही है, बर्बरता कर रही है, लेकिन यहाँ के लोग इस बार आर पार की जंग के मूड में हैं। पीओके में जुल्मों के खिलाफ एक तरह से जंग छिड़ी हुई है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ विद्रोह है ये। तो तस्वीरें आप अलग अलग स्थानों की देख रहे हैं, हालात एक जैसे हैं। पीओके की जनता आखिर गुस्से में क्यों है? क्या वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं? इसकी वजह भी क्या है, आपको बताते हैं। कारण है, पाकिस्तानी संविधान के तहत पीओके पूर्ण प्रांत नहीं है। नागरिकों को पाकिस्तानी संसद में बराबरी का हक नहीं दिया जाता। स्थानीय विधानसभा और सरकार नाम मात्र की है, इसलिए लोगों में नाराजगी है। पीओके का नियंत्रण पाकिस्तानी सेना आईएसआई के हाथ में है। भारत समर्थक नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक है। स्थानीय मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप लागू की गई है। और प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि पाक सरकार बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा करती है। कब्जा की गई जमीनों पर सेना की छावनियां बनाई जाती हैं। बाहर से लाए गए पाकिस्तानी पंजाबी पठान को प्राथमिकता दी जाती है और वहां के स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती। एसपीईसी प्रोजेक्ट से पीओके के संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया जाता है। और बड़ी खबर यह है कि पीओके के हालात पर एमईए का बयान आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है। पीओके में संसाधनों की लूट का ये नतीजा है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। बात करेंगे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की। बरेली जाने की अनुमति नहीं मिली है सपा के डेलीगेशन को। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर पुलिस की तैनाती है। पुलिस ने बरेली नहीं जाने का नोटिस दिया है। संभल में एसपी सांसद जियारुर रहमान बर्ग के आवास के बाहर फोर्स तैनात है। बरेली जाने वाला 14 सदस्य प्रतिनिधि मंडल, तो सपा की तरफ से 14 सदस्य प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था जो बरेली जाने वाला था, और इसको लेकर अब रोक लगाई। आपके सामने देख लो, रोका जा रहा है। इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई दो समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई।